नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला पर बाजी में। आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 3 और बहुत चूंकि इम्पोर्टेंट है स्टैटिक जीके। पहले 2 पार्ट्स हो चुके हैं और जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता है कि इसका कोई भी ऑफलाइन वीडियो आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन देखिए, अपने नोट्स जो है उसे बनाते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, समय बहुत कम है क्योंकि एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो बीच से आपको समझने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसका जो क्विज हुआ था उस क्विज में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया था और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसी तरीके से परफॉर्मेंस करते रहेंगे। बहुत अच्छा था, कीप इट अप। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट 3। इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया है, उसी को डिस्कस करना है यहाँ पे। सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको बताया था कि पृथ्वी पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं और वो इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन सी थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन पास हो रही है और उसी लाइन को कहते हैं इक्वेटर। और ये इक्वेटर जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक हिस्सा जो नॉर्थ में है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हिस्सा जो साउथ में है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। अगला, इस पर और भी बहुत सारी डिफरेंट लाइंस आपको देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं देखिए। नॉर्थ में 23.5 डिग्री जिसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जहां से पास होती है और इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए 8 स्टेट से ये पास हो रही है। आगे हम लोग देखेंगे कि किन किन कॉन्टिनेंट से ये पास होती है। 8 स्टेट कौन कौन से हैं, उसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, मित्र पर गमछा झार। देखिए बहुत सिंपल सा है। मी से बन गया आपका मिजोरम, त्रा से बन गया आपका त्रिपुरा, पा से बन गया आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, आर से बन गया आपका राजस्थान, गा से बन गया आपका गुजरात, मा से बन गया आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, छा से बन गया आपका छत्तीसगढ़ और झार से बना आपका झारखंड। ये राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। टोटल स्टेट्स कितने हैं, तो वो हैं 8। दूसरी लाइन जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है 23.5 डिग्री पर, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। नॉर्थ में 66.5 डिग्री पर कहलाता है आर्कटिक वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्किल, और यही चीज अगर हम 66.5 डिग्री देखते हैं साउथ में तो उसे कहते हैं अंटार्कटिका सर्किल। 90 डिग्री नॉर्थ में जो है उसे कहते हैं नॉर्थ पोल। और ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो था उसका नाम है रॉबर्ट पियरी। जो रॉबर्ट पियरी था वो नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है जो कि यूएसए से रिलेट करता है। नॉर्थ पोल पर ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति है वो है रॉबर्ट पियरी। लेकिन अगर हम साउथ में 90 डिग्री की बात करते हैं तो साउथ में ये साउथ जो पोल है हमारा, यहाँ पर जो पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है उसका नाम है एमंडसेन। और एमंडसेन कहाँ का था, तो ये था नॉर्वे का। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइंस हैं। नॉर्वे का कौन है, तो अमंडसेन है, नॉर्वे। नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमंडसेन। और एक चीज और यहां पर अगर देखा जाए तो नॉर्थ पोल पर ये तो मेल है, रॉबर्ट पियरी जो है वो एक मेल है जो कि नॉर्थ पोल पर पहुंचा है।
लेकिन अगर यहीं पर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो पहली महिला, फर्स्ट जो फीमेल है, पहली जो महिला है उसका नाम है कैरोलिन। कैरोसिन आपको याद होगा, वहां से याद कर लीजिएगा आप लोग। कैरोलिन, कैरोलिन कहाँ की है ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट पियरी पहुंचने वाला पहला वो मेल है, और कैरोलिन जो थी वो पहली फीमेल है जो कि नॉर्थ पोल पर पहुंची। अमंडसेन जो है वो साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है, लेकिन अभी तक कोई भी महिला साउथ पोल पर नहीं पहुंची है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए स्ट्रेटेजी का पार्ट। चलिए हम मूव करते हैं आगे की तरफ। हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था डिफरेंट पोजीशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की विभिन्न जो स्थितियां होती हैं उनके बारे में। और इसको हम लोगों ने समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा एक सन है और 4 अर्थ की डिफरेंट पोजीशंस को दिखाया गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सन की 4 डिफरेंट पोजीशंस को देखें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं, और इसीलिए हमने आपको यहाँ पर एक दूसरी इमेज दिखाई थी। 3 लाइंस यहाँ पर जो है, ये जितनी भी लाइंस आपको अर्थ पे दिखती हैं ये सब इमेजिनरी लाइंस है, यानी कि काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं होती। अब इन्हीं 3 रेखाओं से कुछ ना कुछ रिलेशन है हमारे सनलाइट का। हमने आपको ये भी बताया था कि जो सन की लाइट है जहां पर वर्टिकल होगी, वर्टिकल इन द सेंस कि परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वहां का जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेटर पर, सन की लाइट इक्वेटर पर वर्टिकल कब होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, तो वो है 21 मार्च। 21 मार्च के बाद ये जो सन की लाइट है इसका मूवमेंट शुरू होता है नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, और नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जब ये मूवमेंट करती है तो ये मैक्सिमम वर्टिकल लाइन कहां पर मिलेगी, 90 डिग्री का एंगल कहां पर बनाएगी, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की लाइट तो पड़ेगी, लेकिन उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से या तो कम होगा या तो वो ज्यादा होगा। 90 डिग्री एंगल मैक्सिमम कहां पर जाके बना सकती है, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहां का जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा ज्यादा होता है। यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचने के बाद में कब पहुंचेगी, तो वो है 21 जून, और 21 जून को ही क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। ये आपको बताया गया है पहले भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं, तो वो है 21 जून को। 21 जून के बाद में सन की जो लाइट है उसका मूवमेंट जो है वो फिर से इक्वेटर की तरफ होगा, और इक्वेटर पे एक बार फिर से सन की लाइट जो वर्टिकल पड़ेगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो वो डेट है 23 सितंबर, यानी कि 23 सितंबर। और 23 सितंबर के बाद सन की जो लाइट है उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो मैक्सिमम 90 डिग्री का एंगल कहां पे बना सकती है, तो वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। कब पहुंचेगी वहां पर, तो वो 22 दिसंबर को पहुंचेगी। और यही साइकिल हमेशा 24/7 कह सकते हैं या पूरे ईयर में कह सकते हैं, यही साइकिल आपका चलता रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सी सन की लाइट जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम कहां तक ड्रॉप की जाती है, या मैक्सिमम कहां पर वर्टिकल पड़ती है, तो आपको आंसर करना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सदर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री एंगल कहां पर मैक्सिमम बना सकती है, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर पर कब वो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ये बनाएगी। अब इसी के आगे हमें डिफरेंट चीजें देखनी है। क्या ये जो 21 जून अभी आपने देखा, ये हमने डिफरेंट पोजीशंस यहाँ पे देखी थी। जो 21 जून होता है इसको कहते हैं समर सॉल्स्टाइस। अब ये क्या होता है, हिंदी में इसे कहा जाता है ग्रीष्म अयतांक। देखिए अगर हम थोड़ा सा भी फोकस करें तो जो हमारी अर्थ है, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है,
तो ये जो पृथ्वी है इसके दो हिस्से हमने अभी आपके सामने रखे हैं, एक था नॉर्थ पार्ट, ये नॉर्थ पार्ट है आपका, और ये वाला जो हिस्सा है वो है साउथ पार्ट। अगर आप इसको थोड़ा सा भी देखेंगे तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है यानी कि जनता, यहाँ पर जनसंख्या जो है वो ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जनसंख्या आपको कम मिलेगी। इसीलिए कोई भी मेजरमेंट जो किया जाता है वो नॉर्थ पोल को रिस्पेक्ट में रख के करते हैं, साउथ पोल के रिस्पेक्ट में कभी नहीं करते। अब चूंकि नॉर्थ पोल में जून के महीने में गर्मी आती है, इस वजह से इसको नाम मिल गया समर सॉल्स्टाइस। और समर सॉल्स्टाइस में क्या था, तो सन की जो लाइट है वो परपेंडिकुलर पड़ रही थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बताते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा रोटेशन, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे घूर्णन। घूर्णन क्या, तो जो पृथ्वी अपने एक्सिस पर गोल गोल घूम रही है, इस घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं। डे एंड नाइट जो होंगे वो किसकी वजह से होंगे, तो पृथ्वी के रोटेशन की वजह से। और ये दिन और रात हमेशा बराबर होंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है सभी चीजों के बीच में। लेकिन अगर ये जो हमने यहाँ पर रोटेशन की जो बात की है, ये रोटेशन कौन सी किसका है, तो ये पृथ्वी का है। और पृथ्वी का ये रोटेशन जो है वो एंगल बिल्कुल जीरो मान करके बताया जा रहा है। यानी कि अभी आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे ये अर्थ है, को अर्थ या कोई भी प्लेनेट है तो वो अपने एक्सिस पर बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए पृथ्वी अपने एक्सिस पर बिल्कुल सीधी होती और वो रोटेशन कर रही होती तो उससे क्या होता, दिन और रात। लेकिन आपको ये भी पता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, कितनी है, तो वो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसी टिल्टनेस की वजह से, ये जो टिल्टनेस है, ये जो इसका झुका हुआपन है, इसकी वजह से दिन और रात तो होंगे, लेकिन दिन और रात बड़े और छोटे होते हैं। दिन और रात क्या होंगे, बड़े होंगे या छोटे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछता है, ड्यू टू रोटेशन व्हाट हैपेंस, क्या होता है घूर्णन की वजह से, तो आंसर आ गया दिन और रात। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले जाए पृथ्वी पर दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं, तो रोटेशन तो कारण होगा ही क्योंकि दिन रात हो रहे हैं, लेकिन बड़े और छोटे का कारण जो है वो टिल्टनेस है, उसका झुका हुआ पन है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आगे की सारी बातें आपको क्लियर होंगी, अदरवाइज कंफ्यूजन जबरदस्त बनेगी। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 21 जून को सन कहां पर है, तो ये था आपका कर्क रेखा पर। जब कर्क रेखा पे सन होगा तो सन की लाइट यहाँ पे पड़ रही होगी, इसका मतलब नदन जो हेमिस्फीयर है, उत्तरी जो अर्धगोलार्ध है, यहाँ पर 21 जून को जो दिन है वो बड़ा होगा। बड़ा दिन का मतलब कितने घंटे का, तो 14 घंटे का दिन होगा। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में सवेरे 5 बजे के आसपास सनराइज हो जाता है और रात में होते होते लगभग शाम होते होते जब सन जो है सनसेट होता है तो वो लगभग 7 बज जाते हैं। तो ये टोटल आवर्स कितने हो गए, तो ये आपके आवर्स हो गए 14 घंटे, यानी कि दिन हो गया बड़ा, लेकिन कहां पर, नदन हेमिस्फीयर में। और यहीं पर अगर हम रात की बात करते हैं, नाइट की बात करते हैं, तो देखिए एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं। दिन अगर 14 घंटे का हो गया तो रात 10 घंटे की हो गई, इसका मतलब रात क्या हो गई, छोटी। लेकिन अगर हम 21 जून को ही, ये तो हमने नदन हेमिस्फीयर की बात की, अगर हम 21 जून को ही सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो सदर्न जो हेमिस्फीयर है, ध्यान रखिएगा हम 21 जून को ही लेकर के चल रहे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में जो दिन होगा वो छोटा होगा, लेकिन जो रात होगी वो बड़ी होगी। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा।
21 जून को सन कहां पर था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर। और जब कर्क रेखा पर था तो दिन जो है वो उत्तरी अर्धगोलार्ध में बड़ा और वहां पर रात जो है वो छोटी हो गई। लेकिन अगर हम देखें तो सन की जो लाइट है उसका एंगल चेंज हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर के लिए, और एंगल चेंज होने की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में जो दिन है वो छोटा हो जाएगा और रात बड़ी हो जाएगी। अगर ये आपको नहीं समझ में आया, हालांकि हमने आपको पूरा समझा दिया, लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो अगला आपको जरूर समझ में आ जाएगा। कैसे? जब हम लोग 22 दिसंबर को डिस्कस करेंगे तब। ये था आपका 21 मार्च, और 21 मार्च को क्या कहते हैं? तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है बराबर, इक्वल। इसको हिंदी में कहते हैं बसंत विषु। अब ये क्या है? तो देखिए 21 मार्च को जो सन है वो कहां पर अपनी लाइट परपेंडिकुलर कर रहा था? तो आपको पता है इक्वेटर पर। और इक्वेटर पे अगर होगा तो नॉर्थ में जितना जाएगा सन की लाइट उतना ही वो साउथ में भी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दिन और रात दोनों बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब सन जो है वो कहां पर होगा? इक्वेटर पर। यानी कि 21 मार्च को दिन 12 घंटे का और जो रात है वो भी 12 घंटे की ही होगी। चलिए आगे मूव कर लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग 22 दिसंबर को। यहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। 21 मार्च के बाद सन का मूवमेंट किधर हो गया? तो वो हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में जब उसका मूवमेंट शुरू होगा तो वो कहां पर जा करके 90 डिग्री का एंगल बनाएगा मैक्सिमम? तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। और जब सन की लाइट मकर रेखा पर होगी तो इसका मतलब वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। सोचो दिसंबर के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि भारत में या भारत के जैसे जितने भी देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं वहां पर सर्दी पड़ रही है, लेकिन दिसंबर के महीने में सन की लाइट जहां पर परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री का एंगल डालेगी वहां पर पड़ेगी गर्मी। और ये कहां पर गर्मी पड़ रही है? तो जहां पर वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। हम लोग बेसिकली यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है दक्षिणी अर्धगोलार्ध, वहां पर 22 दिसंबर में जो दिन होगा वो बड़ा होगा, जबकि नाइट जो होगी यानी कि जो रात होगी वो छोटी होगी। क्लियर हो गया होगा? अब आप खुद सोचो, आप सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं हो, आप हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सर्दियों के मौसम में सन की लाइट कब निकलती है? सूर्य का रोशनी, सूर्य का प्रकाश या सूर्योदय कब होता है ये आपको पता होगा। और ये सूर्योदय लगभग 7 बजे 8 बजे तक होता है और शाम को 4 से 5 बजे के बीच में सनसेट हो जाता है। इसका मतलब 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर देखा जाए तो जो दिन होगा वो छोटा होगा और जो रात होगी वो बड़ी हो जाएगी। क्लियर होना चाहिए ये। 22 दिसंबर के बाद सन का मूवमेंट फिर से होगा इक्वेटर की तरफ, और इक्वेटर पे वो कब पहुंच जाएगा? तो 23 सितंबर को। और इसको क्या कहेंगे? तो ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, शरद विषुव। और इस शरद विषुव के समय में भी दिन और रात जो होंगे वो पूरी पृथ्वी पर बराबर होंगे। ये तो थे हमने 4 डेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब पृथ्वी पर कौन सा ऐसा प्लेस है, कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर ऑलवेज डे एंड नाइट जो होंगे वो इक्वल होते हैं? हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं, हमेशा 24x7 कह लो या 365 डेज कह लो, हमेशा बराबर रहेंगे। दिन बड़ा और छोटा नहीं होता। आंसर है इसका इक्वेटर, यानी कि जो भूमध्य रेखा है, पृथ्वी की जो बीचों बीच की रेखा है, वहां पर हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहां पर है, कौन सा ऐसा प्लेस जहां पर दिन 6 महीने के और रात 6 महीने की होती है, 6 मंथ के होते हैं? तो इसका आंसर हो गया पोल्स। हम उसी पोल्स की बात कर रहे हैं जिसके बारे में अभी आपको बताया था कि नॉर्दर्न
जो पोल है, नॉर्थ पोल है, वहां पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था रॉबर्ट पियरी, और पहली महिला जो थी वो थी कैरोलीन। और साउथ पोल जहां पर पहले पहुंचने वाला व्यक्ति था अमेंडसेन, नॉर्वे का, हम उसी पोल्स की बात कर रहे हैं। और वहीं पोल्स पर ही रहते हैं पोलर बियर्स, सफेद वाले भालू। और इसीलिए जो पोलर बियर्स होते हैं, आपने देखा होगा, वो सफेद और काले दोनों हो सकते हैं, पोल पे रहते हैं इसीलिए उनको पोलर बियर कहते हैं जनरली। वो जो होते हैं वो 6 महीने तक खूब खा करके मोटे ताजे हो जाते हैं, क्योंकि अगले 6 महीने जब रात होगी तो सर्दी वहां पे बढ़ जाएगी, और सर्दी बढ़ने की वजह से सब कुछ जम जाएगा, और अगर जम जाएगा तो उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए वो 6 महीने तक सोते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी लोगों के लिए, डिफरेंट डिफरेंट जो डेट्स हैं उससे लेकर के हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन फ्रेम किया। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर मूवमेंट करते हैं और हम लोग चलते हैं कि ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस कहाँ कहाँ पर आपको पूरे विश्व में मिलेंगी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है दैट इज इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, ये आपकी है 0 डिग्री। ये जो लाइन आपकी पास हो रही है ये वाली लाइन कौन सी है, तो ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ये। और ये वाली कौन सी है, तो ये भी 23.5 डिग्री है, जिसके हम लोग कहते हैं मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 3 लाइन आपके सामने हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। अब आप लोग ये सोचेंगे यहाँ पर लाइंस के बीच में गैप कम है, जबकि ये वाला जो गैप है यहां से यहां तक, ये वाला गैप तो ज्यादा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी हमारी गोल है, और इस वजह से क्योंकि गोल है और उस गोल पृथ्वी को खोल करके चपटा कर दिया गया है, इस वजह से आपको ये इस तरह से दिख रहा है। अगर आप पृथ्वी को गोल ही देखेंगे तो आपको ये डिस्टेंस लगभग बराबर ही दिखेगी हर तरफ से। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर यानी कि ये 0 डिग्री, ये कितने कॉन्टिनेंट से पास होता है। तो देखिए ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका से जा रहा है। और दूसरा कहां से जा रहा है, तो अफ्रीका से जा रहा है। और तीसरा कहां से जा रहा है, तो ये एशिया से जा रहा है। ये एशिया का ही पार्ट है, ये येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारे पास में एक क्वेश्चन का आंसर आ गया कि जो 0 डिग्री है वो कितने कॉन्टिनेंट से जाता है, तो आंसर आ गया साउथ अमेरिका, दूसरा हमारा आंसर हो गया अफ्रीका, और तीसरा आंसर हो गया हमारा एशिया। ये 3 कॉन्टिनेंट से जा रहा है। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, यानी कि कर्क रेखा की। अगर हम बात करें तो कर्क रेखा जो है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होती है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका से वो पास होगी। दूसरा वो कहां से पास हो रही है, तो वो अफ्रीका से हो रही है, तो यहां पर दूसरा आंसर हो गया अफ्रीका। और तीसरा आंसर हो गया एशिया। लेकिन आप यहां पर अब तीसरी बात करते हैं दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। तो जो मकर रेखा है देखो वो कहां से पास हो रही है, तो वो पास होती है साउथ अमेरिका से, दूसरा अफ्रीका से, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया से। अब यहां पर देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं आप सभी लोगों को पता होगा, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होती हैं। तो बताइए आंसर कौन सा होगा, अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों ही लाइंस पास होती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, बताइए कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है या कॉन्टिनेंट्स हैं जहां से कोई भी लाइन पास नहीं होती। तो आप यहां पर देख सकते हैं यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से कोई भी लाइन पास नहीं होती। कोई सी लाइन का मतलब क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर। ये 3 ऐसी लाइंस हैं जो यूरोप से पास नहीं होती। पास तो देखिए अंटार्कटिका से भी नहीं होती, लेकिन चूंकि आप सभी लोगों को पता है अंटार्कटिका बिल्कुल साउथ में है, इस वजह से वहां से कोई लाइन पास ही नहीं होगी ये वाली। तो इसलिए क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता, लेकिन दे सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि जो लाइंस हैं
जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होती हैं उसको लेकर के। अब हम लोग आगे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं एक दूसरा पॉइंट, और वो है हमारा भारत, क्योंकि भारत को ही हमें मेन फोकस करना है। भारत को डिस्कस करने से पहले छोटी सी एक पॉइंट है जिसे हम बताना चाहेंगे, और वो दो पॉइंट्स क्या हैं। एक है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर, देशों के बीच में अंतर डिफाइन करती है। दूसरा है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। अक्षों की, अक्ष कौन से होते हैं, तो पोल्स की बात हो रही है। अक्षांश रेखाएं, अक्षों के बीच में ये डिफरेंस बताएगी। लॉन्गिट्यूड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा इस तरह से ड्रॉ होंगी, और जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होती हैं। ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है लेटी, तो इसी से ये लेटी हुई लाइन आपको दिख रही है, और ये लॉन्गी यानी कि खड़ी, और ये आपको खड़ी हुई लाइन दिख रही है। इसको आप वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इसका यूज अभी होगा, इस वजह से हमने आपको बताया। सबसे पहले भारत का जो शेप है वो कैसा है, तो आप सभी लोग के सामने भारत का, हमारे भारत का ये इमेज है, और इस इमेज को आप देख करके बता सकते हैं कि भारत का जो इमेज है, चित्र है, वो चतुष्कोणीय है, 4 कोणों वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे भारत के लिए। अब भारत में देखें, थोड़ा सा यहां पर और फोकस करते हैं। भारत में अगर देखें तो 4 जो है वो दिशाएं आपको देखने को मिल रही हैं। 4 दिशाएं कौन कौन सी हैं? ये नॉर्थ होगा, सबको पता है। यहाँ पर साउथ होगा, ये भी सबको पता है। ये वेस्ट होगा, ये भी सबको पता है। और ये वाला जो है वो ईस्ट होगा, इधर वाली जो लाइन होगी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वो ईस्ट होगा, ये भी सबको पता है। अब यहां पर देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि भारत का सबसे नदन पॉइंट कौन सा है। देखिए नाम जरूर रखा जाता है, घर में डॉगी भी लोग पालते हैं उसका भी नाम रखते हैं, बिल्ली पालते हैं उसका भी नाम रखते हैं, जानवर पालते हैं कोई भी उसका नाम रखते हैं। तो यहाँ पर भारत का अगर कोई नदन पॉइंट है तो उसका भी नाम रखा जाएगा। नदन पॉइंट का नाम क्या है बताइए? दैट इज इंदिरा। गांधी से नहीं मतलब है, इंदिरा से मतलब है। कुछ लोगों ने आंसर किया होगा पॉइंट, लेकिन आंसर है इंदिरा कोल। क्वेश्चन क्या बना? नदन पॉइंट हमारा कौन सा है, उत्तरी जो बिंदु है वो हमारा कौन सा है? तो आंसर हो गया आपका इंदिरा कोल। दूसरा आप देखते हैं, अगर हम यहां पर चलते हैं ईस्ट में, ये वाला पॉइंट अगर देखते हैं तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा? तो इसको बोलते हैं किबिथु। किबिथु इसका नाम है। किबिथु, ठीक है। अगर हम वेस्ट में चलते हैं तो इस वेस्ट में देखेंगे तो यहां पर हमें चलना पड़ेगा। इसके आगे देखिए भारत खत्म हो रहा है, तो यहां पर कौन सा पॉइंट है? तो इसको कहते हैं गौर माता। और इसी गौर माता को एक और नाम मिलता है, दैट इज गुहार मोती। दोनों ही नाम इसी के हैं, किसके? वेस्टर्न पॉइंट के। अब अगर हम साउथ में चलते हैं, दक्षिण में चलते हैं, तो दक्षिण में तो हमारा ये मिला, और दक्षिण में ये जो पॉइंट है जिसको हम लोग कह रहे हैं सदर्न पॉइंट, इसका नाम है कन्याकुमारी। बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग, स्किप मत करिएगा किसी चीज को। अब यहां पर हमने ये 4 पॉइंट्स तो पढ़ लिए, ठीक है। बहुत से लोगों के मन में अभी डाउट आ गया होगा, इंदिरा जो है पॉइंट रह गया। अभी सब कुछ सब्र करिए, सब कुछ सब्र का फल बहुत मीठा होता है। यहां पर देखिए, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो आपके नॉर्थ पॉइंट, साउथ पॉइंट, ईस्ट पॉइंट और वेस्ट पॉइंट हैं, ये सब कहां पर हैं? तो जो नॉर्थ पॉइंट है ये हमारा है जम्मू एंड कश्मीर में, J&K में। किबिथु जो है, देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल रहा है, कहां पर है? तो ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश में।
अगर आपसे कह दिया जाए गौर माता या जिसको हम लोग गुहार मोती कह रहे हैं वो कहां पर है, तो आपको ये वाला जो स्टेट है वो देखने को मिल रहा है गुजरात, तो ये आंसर हो गया आपका गुजरात। और अगर आप इस वाले को देखेंगे तो यहां पर आपको ये स्टेट देखने को मिल रहा है, तो ये कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी सदर्न पॉइंट है, गौर माता गुजरात में है वो वेस्टर्न पॉइंट है, नॉर्थ में इंदिराकोल है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ईस्ट में जो है वो है किविथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए, नहीं है तो दिक्कत है। एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करिएगा, यही आपको याद करना है, एग्जाम में यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सब स्टैटिक चल रहा है और स्टैटिक हमें आगे बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, सबका इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं निकल के आगे आएगा, तो इसके लिए बिल्कुल फोकस्ड रहिएगा सभी चीजों के लिए। कोई भी अगर पॉइंट आपका नहीं क्लियर है तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अब देखिए, अगर हम भारत की ही बात करें तो आपको हल्का हल्का सा यहाँ पर देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है डॉटेड डॉट से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से अगर कर दें तो आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, तो इसी का नाम है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो भी भारत का हिस्सा है। अब इस अंडमान और निकोबार में जो ग्रेट निकोबार है, बहुत ध्यान से समझिएगा, दैट इज ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का मतलब यहाँ पर हिंदी में क्या है, तो इसको कहते हैं बड़ा निकोबार। ये जो बड़ा निकोबार है इसी पर एक पॉइंट है जिसका नाम था पिगमिलियन पॉइंट, और इस पिगमिलियन पॉइंट का नाम जो है वो 1985 में 1984 में आपने सुना होगा श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, और 1985 में राजीव गांधी ने इस पिगमिलियन पॉइंट का नाम चेंज करके कर दिया था क्या, इंदिरा पॉइंट। अब यहां पर देखिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि आंसर कौन सा करेंगे सदर्न पॉइंट के लिए, कन्याकुमारी, या फिर आंसर क्या कौन सा करेंगे सदर्न पॉइंट के लिए, इंदिरा पॉइंट। दोनों में ही कंफ्यूजन होती है और इसी कंफ्यूजन के साथ हमेशा बच्चा जो है वो एग्जाम देने जाता है, और यही कारण है क्वेश्चन पूछा कुछ और है आंसर मिला कुछ और। तो अब आपसे देखिए यहां पर आपकी सभी कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएंगी। कैसे, अगर आप इस वाले इमेज को देखेंगे, ये जो आपके सामने दिया हुआ है, अंडमान निकोबार को छोड़ दीजिए, तो यहां पर इस वाली इमेज में आप जहां जहां तक पैदल जा सकते हैं चल करके, वो कहलाती है मेन लैंड, यानी कि मुख्य भूमि। मुख्य भूमि क्या होती है, जहां पर आप पैदल जा सकते हैं। पानी में आप पैदल नहीं जा सकते, उसमें आपको जो है नाव लेनी पड़ेगी, शिप वगैरह से जाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर से उड़ करके जाना पड़ सकता है, लेकिन मेन लैंड वो लैंड होती है जहां पर आप पैदल जा सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बना सकता है, कैसे कंफ्यूजन दूर हो सकती है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, मेन लैंड का सदर्न पॉइंट कौन सा है, तो आपको पता है मेन लैंड का सदर्न पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी। दूसरा क्वेश्चन अब यहां से क्या पूछा जाएगा, मेन लैंड हटा दीजिए, सदर्न पॉइंट कौन सा है, तो अब आपको ऑप्शंस को देखना होगा। ऑप्शंस में आप देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो आपको गौर माता, इंदिराकोल, किबिथु और कन्याकुमारी दिया है, आंसर आपने कर दिया कन्याकुमारी। दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, सदर्न पॉइंट कौन सा है, अब आपको ऑप्शंस में मिल रहा है गुहार मोती, इंदिराकोल, किबिथु और आपको मिला इंदिरा पॉइंट, तो आंसर आपका हो गया इंदिरा पॉइंट। इसके बाद अब चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत का सदर्न पॉइंट क्या है या सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ध्यान रखिएगा शब्दों पे, सदर्न मोस्ट सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन में आपको क्या दे दिया, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिराकोल, किबिथु, ये चार आपको ऑप्शन मिल गए। तो अब आपको आंसर करना होगा इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट ही सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे भारत का।
क्लियर हो गया होगा ये सब। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार रिवाइज करने के लिए, क्योंकि इसका ऑफलाइन कोई भी वीडियो नहीं है और आप अपने दोस्त को भी ला करके इस वीडियो को दिखा सकते हैं। उससे दो फायदे होंगे। पहली चीज, आपको डिस्कशन करने का पॉइंट मिल जाएगा। कंफ्यूज आप होंगे तो हो सकता है आपकी दोस्त हेल्प कर दे, आपका दोस्त हेल्प करता है तो आप उसको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और इससे आपका भी पॉइंट क्लियर होता है। ये तो था नदन सदन ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट्स के बारे में। अभी हमने आपको ये बताया कि ये जो लॉन्गिट्यूड है और जो लैटिट्यूड्स हैं इनका भी कुछ रोल है। और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? ये वर्टिकल लाइंस। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? ये लेटी हुई लाइंस। तो जरा देखिए, आपको ये देखने को मिल रहा है, ये लेटी हुई लाइन है, ये वाली नदन पॉइंट। जो सदर्न पॉइंट है वो भी लेटी हुई लाइन है। जो ईस्टर्न पॉइंट है वो आपकी वर्टिकल लाइन है यानी कि लॉन्गिट्यूड है। और जो आपका ये वेस्टर्न पॉइंट है ये भी आपकी लॉन्गिट्यूड है। तो कुछ ना कुछ तो नंबर पे होगा ना। देखिए, जो लॉन्गिट्यूड है वो भी स्टार्ट होता है 0 से, और 0 से कहां तक जाएगा? तो 180 प्लस और 180 माइनस तक जाएगा। तो जरा देखिए, अगर हम वेस्टर्न पॉइंट की बात करें कि ये कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, तो ये है 68 डिग्री और 7 मिनट। ये जो डैश लगा हुआ है इसको मिनट काउंट करते हैं। 68 डिग्री और 7 मिनट कौन सा है? तो वो है वेस्टर्न पॉइंट। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, वेस्टर्न पॉइंट का लॉन्गिट्यूड क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट है। अगर हम ईस्टर्न पॉइंट की बात करें, यहां का लॉन्गिट्यूड क्या है? तो यह है 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका ईस्टर्न का हो गया। अगर हम नदर्न पॉइंट की बात करें, यहां का लैटिट्यूड क्या होगा? तो ये है 37 डिग्री एंड 6 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं यानी कि कन्याकुमारी की, तो ये कौन सा है? तो ये है 8 डिग्री एंड 4 मिनट। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट से लिए, वैसे ही आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या बनेगा। अभी तक तो हमने मेनलैंड की बात की, अब हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार की। यहां से भी तो कोई लाइन पास होगी जहां पर ये इंदिरा पॉइंट है। तो ये कौन सी लाइन है? कौन सी लैटिट्यूड लाइन है? तो ये है 6 डिग्री और 4 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी बना करके दिखाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे आप आंसर नहीं कर पाते हैं। बेसिकली ये जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे वो सब हायर लेवल के होंगे। लो लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन हायर लेवल पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूरी तरीके से लॉजिकल होते हैं। लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो शायद आपको आंसर ना मिले। यहां पर हो गया 6 डिग्री 4 मिनट पर जो लैटिट्यूड है उस पर कौन सा पॉइंट है? आपका आंसर हो गया इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी कौन से लैटिट्यूड पे है? तो 8 डिग्री और 4 मिनट पे है। गुजरात का जो गुहार मोती है वो कौन से लॉन्गिट्यूड पे है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पर है। किबिथु 97 डिग्री 25 मिनट। इंदिरा कोल 37 डिग्री और 6 मिनट पर ये है। अब यहां पर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो क्या है? आपने शायद सुना होगा 10 डिग्री चैनल। ये शायद आपने सुना जरूर होगा। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। आप सभी लोगों के लिए ये होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 डिग्री चैनल किससे किसको सेपरेट करता है यानी कि अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किससे किसको अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल जो है वो किससे किसको अलग करता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे का पूरा जो पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रखिए। इसी कामना के साथ में इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का धन्यवाद।